हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 9 चैप्टर के बाद अब है हमारा चैप्टर नंबर 10 वेदरिंग, अपक्षय। तो अपक्षय के बारे में किस तरीके से जो घटनाएं होती हैं धरातल पर, किस प्रकार के लैंडफॉर्म तैयार होते हैं, इरोजन होता है, उन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या होता है, सबसे पहले इसकी आपको परिभाषा का पता होना ज़रूरी है कि भी अपक्षय या वेदरिंग है जो उसको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। मौसम के जो स्थैतिक तत्वों के प्रभाव तथा प्राणियों के कार्यों द्वारा जो चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की जो क्रिया है उसको अपक्षय कहा जाता है। यानी चट्टानों का टूटना फूटना, जिसको विघटन कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं, अपगठन भी कहते हैं। तो वो सारी की सारी जो क्रियाएं होती हैं जिसमें रासायनिक क्रियाएं हैं, गलना सड़ना टूटना, वो सारी की सारी एक सामूहिक रूप से वेदरिंग का ही भाग है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेदरिंग। तो वेदरिंग का जो मूल वर्ग है वो अपर्दन, अपरदित पदार्थों का परिवहन और निक्षेपण। यानी इरोजन होगा कहीं से, अपक्षयन होगा कहीं से, तो उसके बाद टूटने के बाद, वेदरिंग के बाद अपर्दन होगा, वो कटाव होगा, बिखरेगा। उसके बाद मिट्टी जो है वो, पार्टीशन जो है वो धूल में, आंधी में, बारिश के पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करेगी, परिवहन करेगी। तो इसी परिवहन की जो क्रिया है, इसी तरीके से स्पार्क्स ने वेदरिंग के बारे में बताया कि भी प्राकृतिक कारकों द्वारा चट्टानों के अपने स्थान पर भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा होने वाला जो विघटन है, टूटना है, अपघटन को ही हम क्या कहते हैं, अपक्षय यानी वेदरिंग की संज्ञा देते हैं। कि भी ऊपर का जो आवरण है वो जो है हट जाता है, चट्टानें जो हैं विदाउट वेजिटेशन हो जाती हैं, जो या ऊपर की जो मिट्टी की जो परत है वो बह के, उड़ के, पानी के साथ या हवा के साथ वो चली जाती है। तो इस तरीके से उसको क्या कहा जाता है, अपक्षय यानी वेदरिंग कहा जाता है। तो वेदरिंग कितने प्रकार की होती है, वो होती है 3 प्रकार की। नंबर 1 भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग जिसको हम कहते हैं। दूसरा रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। तीसरा जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो इस तरीके से 3 प्रकार की वेदरिंग है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भौतिक या यांत्रिक अपक्षय पर कि भी किन कारकों के माध्यम से इस प्रकार के जो विघटन है वो होता है। नंबर 1 सूर्यताप, यानी जब सूर्य की गर्मी, मरुस्थलीय क्षेत्र है या जो चट्टानी क्षेत्र है या किसी प्रकार का एरिया जहाँ पर दैनिक तापांतर ज़्यादा होता है, सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, तो वहाँ पर जो चट्टानें हैं वो गर्म हो जाती हैं, फैल जाती हैं और तनाव उनमें पैदा हो जाता है। उसके बाद जब रात में वो जो चट्टानें ठंडी हो जाती हैं तो संकुचन की जो क्रिया है वो होती है। तो इस तरीके से जो चट्टानें हैं छोटे छोटे कणों में टूटने लगती हैं और टूट कर वो कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर टुकड़ों में गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से उस मलबे को सैल मलबा हम कहते हैं। तो चट्टानों के टूटने की यह विधि जो है कणिका में विघटन भी कहलाती है। तो इस तरीके से इसको क्या है कि भी सूर्यताप के कारण होती है। उसके बाद दूसरा है कि भी पाला। सर्दियों में जब पाला पड़ता है तो ऊंचे पर्वतों पर, अक्षांशों पर जो है बारिश होती है या जो धुंध कोहरा पड़ता है, तो उससे क्या होता है, वो जो पिघला हुआ पानी है वो दरारों में, पत्थरों के, चट्टानों के दरारों में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और रात में तो इस तरीके से जो पानी जमा हो जाता है दरारों में और रात के समय में वो क्या करता है, जम जाता है। तो इस तरीके से चट्टानें जो हैं रात में उस पानी के जमने से, बर्फ़ जमने से और दिन में वो फिर पिघलने से चट्टानें जो हैं वो धीरे धीरे पानी नीचे जाता रहता है और चट्टानों में दरार
उत्पन्न होती रहती है। तो इस प्रकार बार बार जब जल जमने और पिघलने की क्रिया होती है, विघटन जो चट्टानों में होता है, तो इसे हम तुषारी अपक्षय के नाम से जानते हैं। तीसरा जो है दबाव मुक्ति, भी कई अग्न्य चट्टानें रूपांतरित चट्टानें और भारी दबाव और ताप की दशाओं से बनती हैं कि भी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है किसी चीज़ का, जैसे कोयला है, कि भी प्रेशर पड़ने से कारण, गर्मी के संकुचन के कारण जो चट्टानों में जो है टुकड़े हो जाते हैं, अपक्षण अपर्दन होना शुरू हो जाता है। जैसे संगमरमर की या ग्रेनाइट की चट्टानें हैं वो टूटती हैं। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ कि भी लवण क्रिस्टलीय अपक्षण, जब चट्टानों के छोटे छोटे रंध्र जिसको छेद कहते हैं, उसमें खारे पानी के वाष्पीकरण के कारण जो है क्रिस्टल बन जाते हैं, और वही क्रिस्टल का आकार धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और इससे चट्टानें क्या हैं, टूट जाती हैं, और उन टूटने के कारण अपक्षण की जो क्रिया है, वेदरिंग की जो क्रिया है वो होती है। दूसरी मैंने आपको बताई थी वेदरिंग की जो पार्ट है वो है रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होती है, भौतिक बलों द्वारा टूटने की बजाय रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण जो अवयव हैं, चट्टानों के टुकड़े हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं, और इस तरीके से अपघटन को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। यानी किसी चट्टान में रासायनिक क्रियाओं होने से जब उसके पार्टीशन हो जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल वेदरिंग। आर्द्र और उष्ण प्रदेशों में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, गैसीय अवस्था के कारण इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। उसका जो कारण है, कारक हैं, कौन से हैं, एक तो ऑक्सीकरण, कि भी आर्द्र और जल की जो वायु है ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और लोहयुक्त जो पार्ट हैं उनसे चट्टानें जो हैं ऑक्साइडों के बदल जाती हैं, जंग लग जाता है, इस तरीके से जो चट्टानें हैं वो टुकड़ों में तब्दील हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भी ये लोहे का भी यही क्रियाएं इसके अंदर होती हैं। दूसरा है कार्बोनेटीकरण। कार्बोनेटीकरण में क्या है कि जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है अपने संपर्क में आने वाले चट्टानों को, खनिजों को कार्बोनेट में बदल देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनेटीकरण कहते हैं। तो सभी चूना युक्त प्रदेशों में भूमिगत जल कार्बोनेटीकरण के कारण अपक्षय का प्रमुख कारण भी है। तीसरा है जलयोजन। चट्टानों में कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन युक्त जल को रासायनिक विधि में अवशोषित कर लेते हैं, तो जिसका आयतन पर भी दुगना प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से चट्टानों में दरारें उत्पन्न होती हैं, तनाव उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होती हैं, तो वेदरिंग की क्रिया होती है। तो विलयन है कि भी घोलना, वर्षा का जल चट्टानों पर गिरने से जो चट्टानों के वो हैं क्या छिद्र हैं उनके अंदर पार्टीशन जमा हो जाते हैं, तो जिसमें सेंधा नमक है, चूना पत्थर है, तो वो सारे के सारे रासायनिक क्रियाएं करते हैं। तो इससे क्या होगा, विलयन होगा, घुल जाएंगे, और इससे रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे चट्टानों में है दरारें उत्पन्न होती हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रकार है वेदरिंग का वो है बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक वेदरिंग, जिसको हम कहते हैं कि भी जीव जंतुओं के अवशेषों से, उनके अवशेषों के कारण जो घटनाएं होती हैं, यानी पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों की दरारों में प्रवेश कर जाती हैं, तो इससे चट्टानें टूटने लगती हैं, जिससे रासायनिक अपक्षय को बल मिलता है। उसके बाद बिलकारी जीव की भी छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, बिल बनाने वाले हैं, कीड़े मकोड़े हैं, केंचुए हैं, चूहे हैं, खरगोश हैं, तो वो भी क्या है, चट्टानों को खोदते रहते हैं, मिट्टी को खोदते रहते हैं। तो इस तरीके से जो है वो अपक्षय को बढ़ावा देते हैं, वेदरिंग करते हैं। तो इस तरीके का भी जो वेदरिंग है बिलकारी जीवों के कारण भी होता है। तीसरा है मनुष्य, कि भी मनुष्य भी सबसे बड़ा वेदरिंग का जो कारण है योगदान देता है आर्थिक क्रियाओं के कारण, कि भी कुएँ हैं, झीलें हैं, बांध है, नहरें हैं, सुरंग खोदना है, तालाब खोदना है, खाने खोदने हैं, कारखाने हैं, सड़कें बनाना है। तो इस तरीके से चट्टानों का जो विघटन करके टुकड़े करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो वो भी इसका सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद आती है कि अपक्षय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। तीनों प्रकारों में यही इस तरीके से कारण काम करेंगे, कौन से, कि भी सभी अपक्षय की क्रियाओं में एक समान कारक तो काम नहीं कर सकते, हर जगह अलग अलग प्रकार के कारक काम करते हैं। तो इसी जो कारक हैं वो कौन से हैं, वो कारक हैं हमारे नंबर 1 जलवायु, कि भी जलवायु
कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहीं पर उष्ण क्षेत्र हैं, तो रासायनिक अपक्षय सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु क्षेत्रों में जहाँ पर जल योजन होता है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, शुष्क प्रदेश हैं, तो इस तरीके से गर्म मरुस्थलीय प्रदेश हैं जहाँ पर इतनी नमी ही नहीं होती, जहाँ पर जल योजन भी हो सके, तो इस तरीके से रासायनिक अपक्षय का कारण भी हो सकता है। तो अत्यंत शीत जलवायु है, हिमकर्ण है, प्रतिबलों के कारण भी अपक्षय का प्रमुख कारण है कि भी जलवायु के कारण भी ये सारी घटनाएं जो हैं होती हैं। दूसरा है शैल संगठन और संरचना, कि भी एक ही जलवायु में एक ही कारक अलग अलग चट्टानों पर अलग अलग मात्रा में काम करता है, जिसमें सैरंध्र और संध युक्त चट्टानें हैं। सैरंध्र यानी छेद वाली, और जो जुड़ी हुई चट्टानें हैं उनमें भी भौतिक अपक्षय के कारण तेजी से अपघटन होता है, अपक्षय होता है, मगर रासायनिक प्रक्रिया जो है वो इसमें काम नहीं करती। तो क्या करती है, भौतिक अपक्षय यहाँ पर काम करते हैं। जो मोटे कण हैं चट्टानों की तुलना में छोटे कण जो हैं जब कम अपक्षण में काम करता है। तो अक्रिस्टलीकरण की अथवा कांच की तरह सदृश्य चट्टानों का जो अपक्षय तो और भी कम होता है। तो इस तरीके से उनमें रंध्र, दरारें और संधियाँ नहीं होती, तो इस तरीके से रासायनिक अपक्षय का कोई इस पर खास प्रभाव नहीं पड़ता। चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट आदि चट्टानों में कार्बोनेटीकरण के कारण ही आसानी से अपक्षरण होता है। तीसरा है वनस्पति, कि भी वनस्पति जो है गलती रहती है, सड़ती रहती है। एक और वनस्पति का जो संघन आवरण है वो अपक्षय का कारण है, का बचाव करने का काम करता है, ऊपरी परत को बचाए रखता है। दूसरी तरफ ज़्यादा बारिश या जहाँ पर ज़्यादा वनस्पति नहीं है तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में अपक्षरण होता है। चौथा जो कारण का है वो है भूमि का ढाल, कि भी जितनी ज़्यादा भूमि का ढाल होगा उतना ज़्यादा अपक्षरण भी होगा। तो ढाल अगर कम है तो अपक्षरण ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि भी ढीली चट्टानें गुरुत्वाकर्षण के कारण जल्दी गिरती हैं और कम ढालू चट्टानें संगठित रहती हैं, जुड़ के रहती हैं और आसानी से स्थानांतरण उनका नहीं होता। उसके बाद है समय, कि भी समय की अवधि अपक्षय के सीधा और धनात्मक संबंध पाया जाता है, कि भी समय की अवधि जितनी लंबी होगी अपक्षय भी उतना ही गहरा होगा। यानी एक लंबे टाइम के बाद ज़्यादा जो है हमें देखने को प्रभाव मिलता है कि भाई कितना अपक्षण या कितनी वेदरिंग हुई है। उसके बाद आती है ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वेदरिंग, कि भी भौगोलिक महत्व क्या है वेदरिंग का। नंबर 1 है सतल रूपों की रचना, कि भी जितनी ज़्यादा इरोजन होगा, जितनी ज़्यादा अपक्षण होगा, उतने ज़्यादा नए जो हैं स्थल रूपों का निर्माण होगा, नई चट्टानों का निर्माण होगा। वेदरिंग के कारण भी जो चट्टानें कमज़ोर हो रही हैं उसमें भी नया स्वरूप पैदा होगा, या जहाँ पर वो डिपोजिशन करके ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जाती हैं वो वहाँ पर भी नई चट्टान का निर्माण होता है। दूसरा है कि भाई मिट्टी का निर्माण, जिससे पत्थर जो हैं धीरे धीरे टुकड़ों में बट के एक नई मिट्टी का निर्माण उससे होता है, मजबूत मिट्टी का, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण उसमें होता है। तीसरा है परतदार चट्टानों का निर्माण, कि भी जो बड़ी चट्टानें हैं वो रेत के रूप में, बारीक कणों के रूप में बह के चली जाती हैं, तो इससे क्या है कि वो कण एक लेयर के रूप में, परत के रूप में जमना शुरू हो जाता है, तो उससे परतदार चट्टानों का भी निर्माण होता है। उसके बाद होती है झीलों का निर्माण, कि भी जब बड़े पैमाने पर जो अपक्षय से उत्पन्न विशाल चट्टानें खिसक कर नीचे घाटी में गिर जाती हैं तो वो क्या करती हैं, घाटी के मार्ग को रोक देती हैं, तो इससे क्या होता है, झीलों का भी निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भी अपक्षय जो है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करने में सहायक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इन्हीं चीज़ों के भी किस तरीके से हम अपक्षय की और अपरदन की हम इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। कुछ बीज शब्द हैं, इम्पोर्टेंस जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको आप साथ साथ तैयार करोगे, और कुछ इसी लेसन से संबंधित छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ निबंधात्मक क्वेश्चन हैं, जैसे अपक्षय क्या होता है, भौतिक और रासायनिक अपक्षय के प्रकारों के बारे में आप बता सकते हो, अपक्षय की परिभाषा, रासायनिक और जैविक अपक्षय में अंतर आप दे सकते हो। तो इस तरीके से आप ये 4-5 क्वेश्चन हैं, इनको साथ साथ रिवाइज करते रहोगे। तो आज के लिए ये लेसन था आपका, आशा करते हैं आप रिवाइज कर रहे होगे, तो इसको भी नोट्स के रूप में आप आसान है तैयार कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।